स्वागत है हमारी क्लास में। हमारे चैनल पर आपका मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा। कक्षा शुरू करने से पहले एक सुंदर से श्लोक के साथ में कक्षा की शुरुआत करते हैं। अनभ्यासस्य विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। हम पढ़ रहे थे संधि, और संधि में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो विसर्ग संधि का चल रहा था, जिसमें हमने दो संधियां पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ी थी उत्व विसर्ग संधि, उसके बाद पढ़ी थी लोप विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि के दो नियम पढ़े थे हमने। विसर्ग के पहले अ, उसके बाद कोई घोषवर्ण आता है तो विसर्ग का उ हो जाता है, परंतु अ के मिलने के बाद वो ओ बन जाता है। वो उत्व विसर्ग संधि, जिसको ओत्व नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें उत्व ही लिखना पड़ता है। दूसरा नियम, विसर्ग के पहले अ और उसके बाद कोई नहीं, उसके बाद अ आए तो विसर्ग और अ का तो वो होता ही है, बाद वाले अ का भी अवग्रह हो जाता है। इसके बाद दूसरी संधि पढ़ी थी हमने लोप विसर्ग संधि। विसर्ग के पहले आ और उसके बाद कोई घोषवर्ण आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। बढ़ते हैं हम हमारी तीसरी संधि, जिसका नाम है रुत्व विसर्ग संधि। विसर्ग का र हो जाएगा, अर्थात इसकी परिभाषा क्या थी? विसर्ग के पहले अ और आ गया था उत्व और लोप विसर्ग संधि में, तो यहाँ पर ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है। कोई भी स्वर मतलब ए और आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ सकता है, और प्लस के बाद कोई घोषवर्ण अगर आता है तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाएगा। ये परिभाषा हमने विसर्ग संधि की पढ़ी थी। अब इसको परिभाषा में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिखी हुई बात को ही हमें परिभाषित कर देना है, अपनी भाषा में लिख देना है। वो कहलाती है परिभाषा। जब विसर्ग को मध्य मानेंगे, केंद्र मानेंगे, विसर्ग के पहले ए अथवा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद यदि घोषवर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर हलंतर अर्थात आधा हो जाता है। ये लिखी हुई बात परिभाषित कर दी। जब विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो आए, और विसर्ग के बाद यदि घोषवर्ण, घोष कौन? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरे अंतस्थ और उष्म में से ह और सारे के सारे स्वर, ये घोषवर्ण कहलाते हैं। उनमें से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर हलंत अर्थात आधा र हो जाता है। इस प्रकार से रुत्व विसर्ग संधि। उदाहरण है हमारे पास में नीह प्लस बला। अब इसको हम ध्यान से देखें तो हमें रुत्व विसर्ग संधि का नियम दिखाई देगा। विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर, तो ए और आ नहीं है, कौन सा स्वर है? ई स्वर है। और बाद में जो आ रहा है ब, एक किस प्रकार का वर्ण है? प फ ब अर्थात तीसरा, तो तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा? घोषवर्ण। तो विसर्ग के स्थान पर हमें क्या कर देना है? र, और वो भी कैसा? आधा। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो नी, लेकिन बात आती है इस र को जोड़ने की इस विसर्ग के स्थान पर। तो मैंने आपको दसों बार बता दिया, यदि आगे वाला वर्ण पूरा है
छोड़कर चली जाएगी और बन जाएगा निर्बलम। अर्थात जहां से शब्द जुड़ रहा है और वो हर्ष व रह से आधे मतलब हलंत रह से जुड़ रहा है तो वहां पर रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमें र एक्स्ट्रा दिख रहा है, संधि विच्छेद करेंगे तो इस र का हम कर देंगे विसर्ग। एक और उदाहरण इसी का है, ज्योतिः प्लस गमया। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर रुत्व विसर्ग संधि का नियम है, बिल्कुल है। कैसे? विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई स्वर और बाद में जो ग आ रहा है वो एक घोष वर्ण है, तो वही विसर्ग के स्थान पर हमें र करना है। तो शब्द बन जाएगा ज्योति और आधा र चला जाएगा कहां पर? र के ऊपर। अब यहाँ पर देख रहे हो तो दो शब्दों को जोड़ रहा है एक फालतू र वर्ण के बीच में। ज्योति शब्द हमने देखा है, ज्योति अर्थात कवि प्रथमा विभक्ति एक वचन, और गमय क्या है? गमय लोट लकार है। गमयतु, गमयताम, गमयन्तु, गमयः, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात दो शब्द हैं और इनके बीच में एक्स्ट्रा है कौन? र। संधि विच्छेद करते समय उस र का अगर वो एक्स्ट्रा अतिरिक्त है तो उसका विसर्ग कर दे, संधि विच्छेद हो जाएगा ज्योतिः प्लस गमया। एक उदाहरण और बताऊं आपको जुड़ा हुआ, फिर उसको हम जोड़ देंगे वो संधि करके और फिर अगली संधि की ओर बढ़ लेंगे। अगला शब्द है हमारे पास में गुरोरत्र। अब अगर हम देख रहे हैं तो गुरोह शब्द होता है। गुरु शब्द के अगर आपको रूप याद है तो पंचमी और षष्ठी में शब्द बनता है गुरोह। गुरोह अर्थात उस गुरु के पीछे विसर्ग लगे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस र का, यहाँ पर र पूरा है, इसमें कोई मात्रा है, उस मात्रा को पीछे रख दो, र आधा निकाल दो और र का विसर्ग बढ़ा दो। संधि विच्छेद क्या होगा? ये गुरु है जैसे का जैसा, इस र का विसर्ग कर देते हैं तो गुरु। अब र में मात्रा है किसकी? ए की, ए को पीछे रख देते हैं, संधि विच्छेद हो गया गुरोह प्लस अत्र। अब न्याय हो गया, ये पंचमी या षष्ठी विभक्ति का शब्द बन गया एक वचन का गुरोह, और अत्र का मतलब होता है यहाँ। दोनों सार्थक शब्द हो गए। बीच में कौन था? र एक्स्ट्रा था। क्यों था? विसर्ग के पहले ओ आ रहा है और बाद में जो अ आ रहा है वो किस प्रकार का वर्ण है? वो घोष वर्ण है, तो संधि विच्छेद किया हमने गुरोह प्लस अत्र। और एक शब्द है हमारे पास में मुनिरायम। इस प्रकार से अगर आप देख रहे हो मुनि शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन बनेगा मुनिः, अर्थात मुनि के पीछे क्या लग जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। अब विसर्ग किसका बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा र का, और र कैसा बनाएगा? आधा। इसमें मात्रा किसकी जुड़ी हुई है? मात्रा जुड़ी हुई है ए की, संधि विच्छेद हो जाएगा मुनिः प्लस अयम। अगर हम देख पा रहे तो विसर्ग के पहले अ को छोड़कर अर्थात ई और बाद में जो अ आ रहा है वो एक घोष वर्ण है, तो इनमें संधि हो गई कौन सी? रुत्व विसर्ग संधि। तो ये रही रुत्व विसर्ग संधि। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अधिक से अधिक इसके उदाहरणों को हल करें, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। जुड़े हुए शब्द में हम लिखेंगे इसकी क्या पहचान? जब शब्द के मध्य क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? शब्द के मध्य र आधा दिखाई दे, र से पहले और दिखाई दे, मध्य र दिखाई दे और र के पहले ए या आ को छोड़कर कोई स्वर तथा र के पश्चात कोई घोष वर्ण हो तो वहां
रुत्व विसर्ग संधि होती है। इतनी बड़ी पहचान क्यों लिखी? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? विसर्ग, और विसर्ग के पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर, और विसर्ग के बाद प्लस क्या पढ़ा है? ओ स्वर। अब हमने इस संधि में भी बढ़े क्या विसर्ग का आधार है, तो हमें क्या दिखाई दिया? जब शब्द के मध्य र दिखाई दे, जुड़े हुए शब्द के मध्य र दिखाई देगा, आगे कौन रहेगा? ए आ को छोड़कर कोई स्वर र दिखाई दे, और र के पहले ए या आ को छोड़कर कोई स्वर, तो ए और आ को छोड़कर के कोई ना कोई स्वर होगा, और बाद में और तथा र के पश्चात कोई घोष वर्ण हो तो वहां पर रुत्व विसर्ग संधि होती है। उदाहरण लिख लेते हैं हम। मुनि दत्त। अगर हम देख पा रहे हैं तो शब्द के मध्य हमें आधा र ढूंढना है। यहाँ पर हमें आधा र दिखाई दे रहा है। र प्लस क्या है? किससे जुड़ा हुआ है? अवदत्त से। और आगे शब्द क्या है? मुनि। तो हमें शब्द के मध्य क्या दिखाई दे रहा है? आधा र दिखाई दे रहा है। उसके बाद आने वाला वर्ण कैसा है? पश्चात आने वाला अ एक घोष वर्ण है, ये घोष वर्ण है। और विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर, अर्थात ई एक किस प्रकार का स्वर है? ए आ को छोड़कर बनाया हुआ स्वर है। तो हमें सारे शब्द मिल गए। ई एक किस प्रकार का वर्ण है? ए आ को छोड़कर वर्ण है। बीच में हमें कौन दिखाई दे रहा है? र दिखाई दे रहा है। र के बाद में कौन है? र के बाद में एक घोष वर्ण है। तो यहाँ पर संधि हो जाएगी कौन सी? रुत्व विसर्ग संधि। संधि विच्छेद करते समय र का विसर्ग कर दीजिए। यहाँ पर संधि आपकी कंप्लीट हो गई। जुड़े हुए शब्द में भी हमने पहचान कर ली, और टूटे हुए शब्द को कैसे तो जोड़ना है ये भी हमने पहचान कर ली। पढ़ते हैं हम हमारी अंतिम संधि, जिसका नाम है सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग में अंतिम संधि होगी वो है सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग के पहले कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। विसर्ग के बाद होना चाहिए कौन सा वर्ण? कौन सा वर्ण होना चाहिए? अघोष। अघोष कौन? वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों के तीनों श। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा, और विसर्ग के स्थान पर दंतव्य स हो जाएगा। तीनों स हो जाएंगे। अब कौन सा स किस स्थिति में होगा? अधिकतर बता रहा हूं कि अधिकतर वही स होंगे। बाकी कुछ सूत्रों के कुछ अलग से नियम है जिनमें स परिवर्तित भी होता है, परंतु अधिकतर आपको मैं 80% से ज्यादा के लिए यहां बता देता हूं कि विसर्ग के पहले यदि विसर्ग हो और उसके बाद में क्या हो? क या ख, एक किस प्रकार का वर्ण है? अघोष वर्ण। या फिर हो कौन? च या छ, किस प्रकार का वर्ण है? अघोष वर्ण। और विसर्ग के बाद हो कौन? खुद स। ये सारे के सारे अघोष वर्ण है। इस स्थिति में विसर्ग का क्या होगा? विसर्ग का स होगा। पर पूरी तरह से नहीं, अधिकतर 80% में आपको ये नियम बताया जा रहा है कि उनके उच्चारण स्थानों के साथ में इस दंतव्य सकार का ही संयोग रहेगा। दूसरा है विसर्ग के बाद कौन? ट ठ या स हो कौन सा? मूर्धन्य स। तो इस विसर्ग का स होगा कौन सा स होगा? मूर्धन्य सकार ही होगा। ये स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 3 बचे हुए कौन कौन? ये विसर्ग, विसर्ग के बाद बचे हुए कौन कौन? त, थ और प, फ और श दंतव्य। अगर इनमें से पांचों में से कोई एक आ जाए, स्थिति बन जाए, तो हम विसर्ग के स्थान पर स कर देंगे दंतव्य। इस प्रकार से यहाँ पर हमें संधि पढ़नी है। विसर्ग कुछ हार्ड नहीं है। विसर्ग के बाद अघोषी है, इसको भी अघोषी कहेंगे क्योंकि ये वर्ग का पहला है।
ये वर्ग का दूसरा है, ये च वर्ग का पहला है और ये च वर्ग का दूसरा है और श भी एक अघोष वर्ण है। इस कंडीशन में विसर्ग के पहले विसर्ग है तो उस विसर्ग का स कर देंगे तालव्य। विसर्ग के बाद ठ या मूर्धन्य स हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स कर देंगे। हलंत होंगे, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो व्यंजन हमेशा वो सॉरी ये हलंत रहेंगे, विसर्ग संधि है तो सबको हलंत रखना है। विसर्ग के बाद त अपनी लाइन का पहला है, थ दूसरा है तो अघोष हो गए। प अपनी लाइन का पहला है, फ अपनी लाइन का दूसरा है, प वाली लाइन का दूसरा है तो ये भी अघोष हो गए और स भी अघोष वर्ण में आएगा। तो इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर स कर देंगे, कौन सा? तालव्य सकार कर देंगे। उदाहरण एक बार इनके लिख करके देख लेते हैं हम। शब्द है विष्णु प्लस त्राता। अगर हम देख पा रहे हैं, हम ऐसा नहीं इसमें करते कहीं विसर्ग के पहले उ अर्थात अया को छोड़ के वो इस पर आ रहा है तो रुत्व विसर्ग संधि करते नहीं, रुत्व नहीं होगी क्योंकि त्राता के टुकड़े करेंगे तो त प्लस र में आ की मात्रा जुड़ गई है रा। त एक किस प्रकार का वर्ण है? त एक घोष अघोष वर्ण है, अघोष में आएंगे वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए ये रुत्व ना होकर के संधि होगी कौन सी? लोप सॉरी सत्व विसर्ग संधि। अब यहाँ पर हमारे पास में कौन सा वर्ण आ रहा है? त। अगर त हो तो फिर हम विसर्ग का स कौन सा कर देंगे? स कर देंगे दंतव्य। तो ये शब्द बन जाएगा विष्णु, आधा विसर्ग का स और त्राता को जोड़ देंगे तो बन गया शब्द विष्णु त्राता। तो इसमें हमें अतिरिक्त मिल रहा है कौन? स। संधि विच्छेद करते समय इस स का हम क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे, संधि विच्छेद हो जाएगा विष्णु प्लस त्राता। और उदाहरण हम लिखते हैं इसका बालः प्लस चलती। क्या आपको दिख रहा है इसमें लोप सत्व विसर्ग संधि का नियम क्या चल रहा है? विसर्ग के पहले हम अ देख सकते हैं, अ देखते हमारे दिमाग में आ रहा है कि कहीं उत्व विसर्ग संधि तो नहीं है, लेकिन उत्व विसर्ग संधि में प्लस के बाद घोष वर्ण था, लेकिन यहाँ पर जो एक आ रहा है वो किस प्रकार का वर्ण है? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर कौन सी संधि होगी? सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग का स कर देना है। अब पीछे च है तो विसर्ग का कौन सा स हो जाएगा? ये अपना सकार हो जाएगा तालव्य। इसको तालव्य सकार कहेंगे, बीच वाले को मूर्धन्य कहते हैं और अंत वाले को दंतव्य कहते हैं। तो आधा करना है, आधा करते ही अपने को पता है कि जो डंडे वाले वर्ण है उसका डंडा हटा दिया जाएगा, शब्द बन जाएगा बालश चलती। इस शब्द को हम आराम से देख करके ये पता लगा सकते हैं कि इसमें सत्व विसर्ग संधि हुई है, क्योंकि स अपने को फोकट में बीच में लगा हुआ दिख रहा है। बालः शब्द होता है प्रथम विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर बालः विसर्ग कर दोगे, पीछे चलती चलतः चलंती चलती ले जाएगा डट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, तो संधि विच्छेद हो जाएगा बालः प्लस चलती। तो आपकी समझ में आया? एक दो और उदाहरण दे देता हूं मैं, आप देखते हैं। देखो शब्द है धनुष टंकारः। अगर शब्द को देख पा रहे हो तो हमें सीधा साधा सा एक अतिरिक्त में से दिख रहा है कौन सा? स षटकोण वाला। क्यों स षटकोण वाला हो रहा है? क्योंकि पीछे कौन है? ट है। संधि विच्छेद करते समय विसर्ग का क्या कर दो? वापस विसर्ग कर दो, संधि विच्छेद हो जाएगा धनुः प्लस टंकारः। ये संधि विच्छेद हो जाएगा। तो समझ में आई? पढ़ते हैं अगली संधि की ओर। इसको नोट कर ले, इसकी पहचान लिख ले। इसकी पहचान क्या लिखेंगे हम? जुड़े हुए शब्द को देख लो, उससे पता चल जाएगा अपने आप। प्लस के पहले कुछ भी नहीं है, प्लस के बाद क्या होना चाहिए? भाई आपने विसर्ग का क्या बना दिया? विसर्ग का हमने स बना दिया, तीनों स बन गए विसर्ग के। तो लेकिन बाद में क्या है? बाद में कोई अघोष वर्ण है, तो क्या लिखेंगे पहचान में? पहचान में लिखेंगे जब शब्द के मध्य क्या दिखाई देगा? शब्द के मध्य या तो हमें सकार दिख सकता है तालव्य, या हमें सा दिख सकता है मूर्धन्य,
या फिर हमें स दिख सकता है दंतव्य। जब शब्द के मध्य श श श श दिखाई दे और इनके बाद यदि कैसा वर्ण अघोष वर्ण हो तो वहां सत्व विसर्ग संधि होती है। ओके, ये तो हो गई इसके पहचानने का तरीका। क्या कह रहा है कि जब शब्द के मध्य क्या बनाया था विसर्ग का स बनाया था, क्या बनाया था विसर्ग का स बनाया था, क्या बनाया था विसर्ग का स बनाया था, तो ये स जुड़े हुए दिखाई देंगे और उसके जस्ट बाद में विसर्ग के उधर क्या होगा अघोष वर्ण। अघोष वर्ण दिखाई दे तो वहां पर सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। स बिल्कुल एक्स्ट्रा में दिखाई देना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे पास में है रामषष्ठ। अगर शब्द को देख पा रहे हो तो राम ऐसा कोई शब्द होगा और षष्ठ कोई शब्द होगा। षष्ठ का मतलब छठवां, लेकिन बीच में हमें क्या दिख रहा है, इस शब्द के बीच में हमें क्या दिख रहा है श दिख रहा है, ये वाला स। और बाद में जो स आ रहा है वो किस प्रकार का वर्ण है, वो अघोष वर्ण है, तो बाद में ये हमें स दिखा वो अघोष है। दैट्स इट। संधि विच्छेद करते समय उस स का क्या कर देना है विसर्ग कर देना है। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा रामः प्लस षष्ठः। तो उम्मीद करता हूं आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो एक संधि और आगे हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, ताकि वो भी अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाए। बाकी उसकी संधियां बड़ी लंबी चौड़ी है और बड़े अच्छे अच्छे नियम है व्यंजन संधि के, बड़ा लंबा उसका ये इसका विस्तृत सिलेबस है, तो उनको पढ़ते पढ़ते हमें काफी समय भी लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज एक संधि जिसका नाम तो पूरी संधियों में तो व्यंजन संधि है, लेकिन उसमें हमें एक संधि पढ़नी है, उसका नाम अलग से ले लेंगे। पहले तो व्यंजन संधि कब होगी, जब विसर्ग प्लस के पहले क्या होगा कोई व्यंजन वर्ण होगा। और व्यंजन कैसे लगा होगा, कुछ इस प्रकार से हलंत के रूप में लगा होगा, और उसके बाद कोई क्या हो सकता है व्यंजन वर्ण अथवा स्वर्ण वर्ण आ सकता है। तो इस कंडीशन में संधि होगी, उसका नाम क्या है व्यंजन संधि। और सबसे पहले हमने इसमें संधि लिखी थी, उसका नाम था सचुत्व संधि। सचुत्व व्यंजन संधि चाहो तो डाल लो, लेकिन सचुत्व व्यंजन संधि ही होगी। ये मैं इसलिए डाल रहा हूं, हालांकि लिखा हुआ नहीं होता है सचुत्व व्यंजन संधि, ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर लिखा हुआ नहीं होगा, सीधा सचुत्व संधि लिखा हुआ होता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि सचुत्व एक व्यंजन संधि है, इसलिए मैंने सचुत्व लिख दिया। अब इसकी डेफिनेशन दूं, पाणिनि ने कोई भी काम बिना डेफिनेशन के किया ही नहीं है। उन्होंने एक सुंदर सी डेफिनेशन बनाई है, और वो भी गिने चुने शब्दों में, दो चार एक दो गिने चुने शब्दों में उन्होंने डेफिनेशन को बना दी, सूत्र बनाए हर एक चीज के। मैंने कहा था ना आपको लगभग 4000 सूत्र बनाए। तो देखो इस संधि के लिए उन्होंने क्या सूत्र बनाया, उन्होंने एक बढ़िया अच्छा सूत्र बनाया जिसका नाम था स्तो, फिर सचुना और फिर शचुहा। इस प्रकार का एक बढ़िया सा सूत्र बना दिया, और इसी सूत्र में पूरी की पूरी संधि की परिभाषा डाल दी। वो कैसे डाल दी, कौन है स आधा है, कौन है त है, ओ की मात्रा लगने का मतलब है पूरा त वर्ग, द थ द ध और न। ये तो हुआ इस्तो का वर्गीकरण। स और त तो का मतलब त वाली पूरी की पूरी लाइन। बाद में कौन स, कौन सा गांठ वाला, और छु का मतलब पूरी की पूरी च वाली लाइन। कौन च, छ, ज, झ और य। मतलब प्लस के पहले इन 6 में से कोई भी एक वर्ण आ जाए, और प्लस के बाद इन 6 में से कोई भी एक वर्ण आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर, इस स के स्थान पर कौन सा स हो जाएगा
विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा कौन सा? तालव्य। और त वर्ग के स्थान पर क्रमशः कौन सा वर्ग हो जाएगा? च वर्ग। त का क्या बन जाएगा? च। थ का क्या बन जाएगा? छ। द का क्या बन जाएगा? ज। ध का क्या बन जाएगा? झ। और न का क्या बन जाएगा? य। इसीलिए संधि का नाम, क्योंकि बन कौन रहा है? स, और बन कौन सा वर्ग रहा है? च वर्ग। तो संधि का नाम क्या है? सचुत्व व्यंजन संधि। अब इसका उदाहरण, दोनों उदाहरणों में से उत्तर आएगा। एक अभी मैंने आपको ऑप्शन दिया था, नहीं दिया है तो इसमें दे दूं। इसमें आप चाहे तो दोनों संधियां कर सकते हैं। ये दो प्रकार से लिखा हुआ आता है, एक ऐसे भी लिखा आता है, कह प्लस चित। अगर हम देख पा रहे हैं तो दोनों स्थिति में एक ही शब्द बनेगा। विसर्ग के पहले, विसर्ग से पहले तो देखना ही नहीं है विसर्ग संधि में, क्योंकि इसमें देखो चाहे मत देखो, बाद में चाह रहा जो है किस प्रकार का वर्ण है? अघोष वर्ण। क्योंकि अघोष वर्ण आ जाए तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें त आ रहा है तो वो तो विसर्ग नहीं है, क्योंकि बाद में च है, ई तो उसके बाद में चला जाएगा, च प्लस ई। तो च एक अघोष वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। और च आया तो स कौन सा होगा? स होगा सलगम वाला। तो यहाँ पर संधि क्या हो जाएगी? कश्चित। इस तरीके से यहाँ तो हम विसर्ग संधि का नाम दे देंगे। यहाँ अगर विसर्ग को ही स कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। चाहे विसर्ग कहीं पर भी, ये रामः लिखा हुआ है, इसको रामा पढ़ लो, चाहे इसको रामस पढ़ लो, बात दोनों एक ही है। ये भी विसर्ग है, ये भी विसर्ग है। इसको रामस नहीं कहा जाएगा, इसको रामः कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? रामः कहा जाएगा। दोनों एक ही चीज है, स का भी विसर्ग ही होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ कंडीशन को देखो, क्या सचुत्व संधि की कंडीशन बन रही है? प्लस के पहले स अर्थात स है, प्लस के बाद में क्या है? यहाँ पर ई दिख रहा है, ई नहीं, टुकड़े कहेंगे आपको, कोई कहेगी जी के टुकड़े करो, तो च प्लस ई, ये टुकड़े हैं। पहले कौन? पहले च है, क्या च में दिख रहा है? जी हाँ, च दिख रहा है। तो स का हम क्या कर देंगे? स का आधा स कर देंगे। तो आधा स करेंगे तो च को की मात्रा भी इसके साथ में ही लगेगी। तो देखो दोनों संधि एक जैसी हो गई, दोनों संधि कर सकते हैं। अगर आप ये सब आ जाए, ये वाला संधि का नियम करेंगे तब तो सचुत्व संधि लिख देंगे, ये वाला संधि विच्छेद का नियम करेंगे तो सत्व विसर्ग संधि लिख देंगे। आया समझ में? नहीं आया हो तो एक उदाहरण और दे दूं मैं आपको। जैसे शब्द है अपने पास में सत्य प्लस चरित्रम, क्या इसमें सचुत्व संधि का नियम काम कर रहा है? तो ये देखना है, यहाँ प्लस के पहले सारी कंडीशन को देख डालो। यहाँ पर त वाली लाइन में से कोई एक अक्षर होना चाहिए या स सड़क वाला होना चाहिए। यहाँ पर स सलगम वाला या च वाली लाइन होनी चाहिए। तो बिल्कुल त, बिल्कुल च, तो त को किस में बदल देंगे? च में, और शब्द को जोड़ देंगे स च री त्र म। अब इसको देखेंगे तो कैसे पता लगाएंगे कि इसमें सचुत्व संधि हुई है? तो देख लो, ये 6 में से कोई भी एक वर्ण आगे रहेगा, इन 6 में से कोई भी एक वर्ण आगे पीछे रहेगा, तो वो सचुत्व संधि होगी। अगर हम देख पा रहे हैं तो हमें 6 दिख रहा है आधा, और हम देख पा रहे हैं तो हमें 6 दिख रहा है। संधि विच्छेद करते समय 6 को वापस बदल दो किसमें? ता में, तो संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस चरित्रम। आगे समझ में? अगर नहीं आई है तो एक दो उदाहरणों को और हल करें, इस चीज को समझ करके अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसकी पहचान में लिखवाता हूं आपको कल, और कल पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि के अगले रूपों की। और बहुत बहुत धन्यवाद। पेज को इसी प्रकार से आप अपना समय देते रहे और ये ज्ञान आप लेते रहे इन्हीं आशाओं के साथ। धन्यवाद।